नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन मैं सेशन की बात करूं तो आज यहाँ पर हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। और यदि मैं बात करूं टॉपिक की तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे घन तथा घनाभ के नाम से जानते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट इस टॉपिक का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में जो सबसे पहली बात गूंजती है वो है फॉर्मूले। तो अगर हम बात करें आपका ये भ्रम, तो ये भ्रम भी यहाँ पर आज दूर हो जाएगा। क्यों दूर हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें रीजनिंग में पूरे के पूरे टॉपिक्स की, अगर हम बात करें टॉपिक कोई भी हो, हम लोग किसी भी टॉपिक में फॉर्मूला को रट्टा मार प्रक्रिया के तहत याद नहीं करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे, फॉर्मूलों की भी चर्चा करेंगे। इवन अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो मेन फोकस था वो किस पर था? स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर हम बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर्स की तो वहां पर भी हमें किसी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने किसको समझा? हमने आकृतियों के निर्माण को समझा। और इसी अगर हम बात करें तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आपकी परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जहां पर डायरेक्टली आपके फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें फॉर्मूलों की तो फॉर्मूलों को हम लोग सीखेंगे, फॉर्मूलों को हम लोग जानेंगे, फॉर्मूले बनते कैसे हैं इसको हम लोग समझेंगे, और ये फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल कहां तक है इसको भी हम लोग जानेंगे। और इन सब प्रक्रिया के तहत आपके दिमाग में एक एक बात बिल्कुल छप जाने वाली है। प्रश्न कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, एग्जामिनर कहां पर आपसे गलती करा सकता है, कहां पर अगर हम बात करें फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल नहीं होते तो आप कंफ्यूजन में क्या करते हैं? गलत आंसर्स को मार्क करके चले आते हैं। तो हर एक अगर हम बात करें एस्पेक्ट पर डिटेल में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो जब तक हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हर एक बात को आराम से इत्मीनान से कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलिएगा और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स को भी बनाते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्यूब की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? क्यूब की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्यूब की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा हिंदी में हम इसे घन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की तो हमें पता है ये क्या होता है कि 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? एक त्रिज्यामिति क्या होती है? संरचना या आकृति होती है। तो जब हम बात करते हैं इस 3 डायमेंशनल फिगर की तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे सरफेस यानी कि सतहें। और जब हम बात करेंगे सतहों की यानी कि सरफेसेस की तो सरफेसेस यहाँ पर हमें कितने देखने को मिलते हैं? 6। हिंदी में भी लिख लेते हैं, चलो इसको हिंदी में भी लिखते चलते हैं। सरफेसेस यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो सतहें या फलकों के नाम से भी आपको ये दिखाई देगा। तो जब हम बात करते हैं सतहों की तो सतहें यहाँ पर हमें कितनी देखने को मिलती है? 6 देखने को मिलती है। 6 सतहें हैं कौन कौन सी? तो आप देख सकते हैं टॉप बॉटम फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट। कौन कौन सी 6 सतहें हैं? तो टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट, ये 6 सतहें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर किसकी? किनारों की यानी कि एजेस की। तो एजेस यहाँ पर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? तो एजेस की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे किनारे के नाम से जानेंगे। और किनारों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको 12 किनारे देखने को मिलेंगे। तो ये 12 किनारे हैं कौन से, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 12 किनारों की तो 4 किनारे आपको ऊपर इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकार से 4 किनारे आपको नीचे भी बनते हुए दिखाई देंगे। 4 4 कितने हो गए? 8। और 4 ही आपको पिलर नुमा किनारे बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि किनारों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 किनारे बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कॉर्नर्स की। हिंदी में हम इसे कोनों के नाम से जानते हैं। तो कोने कितने यहाँ पर देखने को मिलेंगे? हमें 8 कोने देखने को मिलेंगे। 4 कोने मिलेंगे हमें ऊपर, 4 कोने ऊपर मिलेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 कोने ऊपर हो गए और 4 ही कोने यहाँ पर हमें नीचे बनते हुए दिखाई देंगे। 4 ही कोने यहाँ पर हमें
नीचे भी बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जब हम बात करते हैं कोनों की कुल संख्या, तो कोनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर मैं बात करूं इन प्रॉपर्टीज की, तो आपके क्यूब में जो भी फॉर्मूले बनते हुए दिखाई देंगे वो इन्हीं, अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज पर आधारित होने वाले हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें डाइस की, जब इसके बाद हम लोग पासे को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टीज आपकी काम आने वाली हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्यूब की प्रॉपर्टीज की, तो सतहें यहाँ पर हमें 6 देखने को मिलेंगी, किनारे यहाँ पर हमें 12 देखने को मिलेंगे, और कोने हमें कितने देखने को मिलेंगे? 8 देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर, कुछ बेसिक प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बेसिक प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं एक घन की आकृति। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको ये समझ में आएगी इस आकृति को देखते हुए कि जब हम घन की बात करेंगे तो हमें आकृति में यहाँ पर 3 क्या दिखाई देंगे? विजिबल सरफेसेस दिखाई देंगे। हमें क्या दिखाई देंगे? 3 विजिबल सरफेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, 3 हमें यहाँ पर विजिबल सरफेसेस दिखाई देंगे। अब जब 3 हमें विजिबल सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें पता है सतहें हमने अभी अभी देखा कितनी है? 6, और हमें यहाँ पर आकृतियों में कितने विजिबल सरफेसेस दिखाई देंगे? 3। तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने कहा मान लेते हैं एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, यानी कि अगर हम बात करें तो इस भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हम क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर घनों में परिवर्तित करते हैं। किसमें करते हैं? 1 सेंटीमीटर वाली भुजा, अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ कट्स। टोटल नंबर ऑफ कट्स। तो ऐसा करने के लिए हमें कितनी बार क्या करना पड़ेगा? चाकू चलाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कट्स, हिंदी की अगर हम बात करें तो कुल कितनी बार चाकू चलाएंगे। ठीक है, दूसरे अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या। पहले हम इन 2 बेसिक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि जब हम मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इसको जब हमें क्या करना होगा? 1 सेंटीमीटर के भुजा में कन्वर्ट करना होगा, परिवर्तित करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 1 बार चाकू चलाया और 2 बार चाकू चलाया, और इस प्रकार ये 3 बराबर भागों में आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार जब हम घन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम 1 बार चाकू चलाते हैं तो आप देखेंगे कि 4 भुजाओं को क्या करेगा? 2 भागों में बांटेगा। कितनी भुजाओं को बांटेगा? 4 भुजाओं को। और भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। यानी कि 1 बार में जब 4 भुजाओं का काम हो जा रहा है, तो अगर हम बात करें हमें कितनी भुजाओं को यहाँ पर परिवर्तित करना है? 3 भुजाओं को, 12 भुजाओं को, और प्रत्येक भुजा को हमें 3 भागों में बांटना है। 1 बार चाकू चलाने से 4 भुजाएं आपकी क्या होती हुई दिखाई दे रही? 2 भागों में बंटती हुई दिखाई दे रही। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे ही हमने 1 बार चाकू चलाया तो ये 4 भुजाओं को क्या करेगी? 2 भागों में बांटेगी। इसी प्रकार हमने दूसरी बार चाकू चलाया, यानी कि यहाँ पर जो 4 भुजाएं थी वो अभी 3 भागों में बट चुकी हैं। क्लियर? 4 भुजाएं 3 भागों में बट चुकी है, और हमें करना क्या था? 3 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई थी, इनको 1 सेंटीमीटर में क्या करना था? कन्वर्ट करना था। यानी कि 2 बार चाकू चलाने से 4 भुजाओं का काम हो गया। हमें कितनी भुजाओं को क्या करना था? 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो आप कहेंगे 12 भुजाओं को। इट मीन्स इस प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और बार रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। अभी आपकी 8 भुजाएं क्या हो चुकी हैं? 1 सेंटीमीटर के बराबर भागों में परिवर्तित हो चुकी हैं, और जो रिमेनिंग आपकी 4 भुजाएं हैं उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रक्रिया को इस प्रकार से दोहराना पड़ेगा।
और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि हमने कितनी बार चाकू चलाया, कुल 6 बार चाकू चलाया और यहाँ पर प्रत्येक भुजा आपकी क्या हो गई है, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर भागों में परिवर्तित हो गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कैसे निकलता है, यानी कि हमने कहा एक भुजा की लंबाई कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। तो हमें जब इसको क्या करना हुआ, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर भागों में बांटना हुआ, तो हमने क्या किया, 3-1 टाइम्स चाकू चलाया। कितनी बार चाकू चलाया, 3-1 टाइम्स, यानी कि हमने 2 बार चाकू चलाया। और जब हम 2 बार चाकू चला रहे हैं तो हम कितनी भुजाओं को 3 बराबर भागों में बांट पा रहे हैं, 4 भुजाओं को। यानी कि ये प्रक्रिया हमें 2 और बार दोहरानी पड़ेगी। तो 3-1 यानी कि 2, और 2 × 3 की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 6 देखने को मिला। यानी कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ से आपका निकलता है n-1 × 3। अब ये n कहां से आएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, n की, कि n कैसे ज्ञात करें। तो n जो होता है, यानी कि n की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है n बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े घन की भुजा जो थी वो आपकी थी कितनी, 3 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, यानी कि n बराबर आ गया 3। इसी प्रकार अगर हमने कहा होता बड़े घन की भुजा की लंबाई 6 है और छोटे घन की भुजा की लंबाई 2 है, तो यहाँ पर भी आपको n की वैल्यू कितनी, 3 ही बनती हुई दिखाई देती। क्लियर, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो समझिए हमें क्या करना होगा, जब कभी भी आपसे टोटल नंबर ऑफ कट्स के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें पता है कि n-1 टाइम्स हम चाकू चलाएंगे और इस प्रक्रिया को हमें 2 और बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि n-1 टाइम वाली जो चाकू चलाने की प्रक्रिया है, इसको हमें कुल कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार में क्या हो रहा है, हम 4 ही भुजाओं को डिवाइड कर पा रहे हैं और भुजाओं की संख्या कितनी थी, तो आपने देखा प्रॉपर्टीज में 12 भुजाएं थी। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके दिमाग में, ये प्रक्रिया आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे बेसिक क्वेश्चन की, तो दूसरा बेसिक क्वेश्चन यहां पर बनता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि छोटे घनों की कुल संख्या। तो जब हम बात करेंगे छोटे घनों की कुल संख्या की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें एक लेयर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक लेयर में आप देख पा रहे हैं कि एक लेयर में आपको कितने छोटे घन दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 9 छोटे घन दिखाई दे रहे हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितने कुल लेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के आपको यहाँ पर 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, 3 परतें आपको दिखाई दे रही हैं। एक परत में अगर हम बात करें घनों की कुल संख्या कितनी है, 9, तो 3 परतों में घनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9 × 3, यानी कि यहाँ पर आपको 27 छोटे घन बनते हुए दिखाई देंगे। कितने, 27 छोटे घन बनते हुए दिखाई देंगे, यानी घनों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गई 27। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। n की वैल्यू थी 3, इसी का क्या कर देना था, आपको क्यूब कर देना था, दैट्स इट। यानी कि फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हो गया आपका n3, जो कि क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स को डिनोट करेगा। बोलो यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आगे जब हम और भी इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो फिर से हम इस प्रकार के यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कट्स और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की भी चर्चा करते हुए चलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर जुड़ करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इस बेसिक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आपके ये केवल और केवल आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में करूंगा कि यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तो जब हम बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला सभी ओर से लाल एक बड़े घन को, ठीक है, एक बड़े घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, ऑल द फेसेस ऑफ अ लार्जर क्यूब आर कलर्ड रेड, यानी कि इस बार क्या किया गया, बड़े घन को रंग दिया गया। बड़े घन को रंग दिया गया किस रंग से, लाल रंग से। उसके बाद बोला जा रहा है
एंड देन कट इनटू 27 आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स, और उसके बाद इन्हें क्या कर दिया गया, 27 छोटे बराबर घनों में बांट दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न क्या क्या बनते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुल घनों की संख्या यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या की अगर हम बात करें, क्योंकि बड़े घन को काट करके छोटे घनों में परिवर्तित किया गया, तो ये संख्या हमें दिखाई दे रही कितनी, 27। इट मीन्स ये जो 27 है ये किसकी वैल्यू है, ये n क्यूब की वैल्यू है, n क्यूब की वैल्यू है। यानी कि अगर हम 27 का क्या निकाल लें, क्यूब रूट निकाल लें, तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। और n की वैल्यू यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये सब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग की, तो एटलीस्ट आपको 20 तक के नंबर्स का क्यूब बिल्कुल आपके टंग पे होना चाहिए। और अगर हम बात करें एटलीस्ट 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे 40 से लेकर के 60 तक के नंबर्स का स्क्वायर, 90 से लेकर के 110 तक के नंबर्स का स्क्वायर, और कुछ और हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आसानी से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां से हमें मिल गई n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बना लेंगे 27 छोटे घनों में, यानी कि इसको हम क्या कर लेंगे, परिवर्तित।